अपने क्वेश्चन के अनुसार एक स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस है r, और अगर ये स्मूथ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी तरह का कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा। और इसके टॉप से यहाँ से एक L लेंथ का चेन ऐसे बंधा हुआ है, L लेंथ मान लीजिए, ठीक है। What will be the acceleration W of each element of the chain when its upper end is released? अब कहता ये है कि अगर मैंने इस एंड को ऐसे रिलीज कर दिया तो अपने चेन के हर एक एलिमेंट का एक्सेलरेशन कितना होगा। It is assumed that the length of the chain L is less than pi r by 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपने स्फीयर के सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल है सर्कुलर मेजरमेंट में थीटा इक्वल्स टू L बाई आर के बराबर होता है। यहाँ पे बेटा अगर L बाई आर करोगे, यहाँ से L बाई आर करोगे तो ये लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, ये लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब देखिए इसको अब हम लोग करेंगे कैसे, पहले ये समझते हैं। जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और अपने चेन के सारे एलिमेंट्स एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। और हम लोग ये पढ़े हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज को बेसिकली हम लोग दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते थे। एक तो था अलोंग द टैंजेंट ऑफ द पाथ, मतलब सर्कल, दूसरा था इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। इधर जो रिजॉल्व करने के बाद सारे फोर्सेज को जोड़ करके मास से जो डिवाइड करते थे तो जो हमारा निकलता था वो होता था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से इधर जो निकलता था वो होता था, है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन। इस बुक में ओमेगा से एक्सेलरेशन को डिनोट किया है और गलती से यहाँ पर W छप गया है तो वो सब आप देख लेना, और सब कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तब हमारा अप्रोच भी यही होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम कि चूंकि हम ये जान चुके हैं कि अपने चेन के किसी भी एलिमेंट का अगर हम एक्सेलरेशन निकाल दें तो वही एक्सेलरेशन सारे एलिमेंट्स का होगा, मतलब पूरे चेन का होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, है ना। ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, और उससे पहले चलते हैं दूसरे पेज पर, क्योंकि इस पर थोड़ा सा एक ही पिक्चर में काफ़ी कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। हाँ, तो ये था अपने पास, ये था रेडियस r, ये था टॉप पॉइंट, और हमने यहाँ से ऐसे चेन बनाया था, ठीक है। ये जरा सोचिए, यहाँ पे हमने कहा था कि एक छोटा सा पार्ट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं जिसका लेंथ हम मान लेते हैं dl और मास मान लेते हैं dm, और हमने मान लिया है मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ किसका, चेन का, लेंथ ऑफ चेन, इसको हमने मान लिया है लैम्डा। तो यहाँ से बेटा बड़ा आसानी से निकल गया आपका dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl, ठीक। अब सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये एंगल मान लो थीटा बनता है और ये वाला एंगल जो है ये d थीटा बनता है। अब मैं क्या करूँगा कि इसी छोटे से एलिमेंट्री पार्ट के मोशन को कंसीडर करूँगा। अब समझिए इस पर कितनी तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, ध्यान दो जरा। जब फोर्सेज की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, एक इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। टेंशन कैसे लगता है, क्या होता है, ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे टेंशन अगर मैंने T मान लिया तो ये टेंशन T प्लस dt हो सकता है, मान लिया हमने। अब सोचो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर अपना एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब चूंकि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगना नहीं है, तो सरफेस सिर्फ इतना ही फोर्स लगा रहा है। अच्छा, नॉर्मल को हम dn लिख दे रहे हैं क्योंकि छोटे से एलिमेंट्री पार्ट को हम कंसीडर किए हैं, तो सिर्फ इतने पर लगने वाले नॉर्मल को हम कंसीडर कर रहे थे। अब क्या बचा,
टेंशन लग गया, नॉर्मल लग गया, अब बचा इसका खुद का वेट। तो नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा dmg के बराबर। इतना फोर्स अपने एलिमेंट्री पार्ट पे लग गया। अब सवाल ये है कि मैं एक काम करूं, मैं नॉर्मल फोर्स निकालता हूं इसके ऊपर कितना लगता है, मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो सोचिए जरा, है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो क्या है, उसके लिए क्या करोगे, इसके लिए करोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे कितने के बराबर होता है? इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स हो गया वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कैसे निकालूंगा मैं? इस mg का इधर कंपोनेंट लूंगा, ये देखो बेटा थीटा रहेगा, तो इधर हो जाएगा आपका dmg cos थीटा, है ना। ये दूसरा इस डायरेक्शन में नॉर्मल जाएगा, तो ये कर दिया मैंने माइनस dn। और टेंशन का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि वो टैंजेंट के एलॉन्ग है। तो सर्कल के टैंजेंट और उसका जो रेडियस है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जरा समझो, हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, dm इंटू वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ भी इसकी वेलोसिटी है। और ये तो इनिशियल मोमेंट की बात हो रही है, तो v तो अपना जीरो हो जाता था, तो ये तो बेटा जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो मेरे पास जो रिलेशन निकला वो हो गया dn इक्वल्स टू dmg cos थीटा, सॉरी, है ना, इतना निकल गया। लेकिन ये तो हमारे किसी काम का नहीं रहा, अभी हमसे कुछ, है ना, इससे हमको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। हाँ, बट इस डिस्कशन से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसके नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है। तो एक पॉइंट अपने पास मिल चुका है। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों का हम लोग वेक्टर सम कर देते थे टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए अब अपने पास क्या इक्वेशन बन सकता है, जरा यहाँ पे मैं कर देता हूँ। क्या बनेगा एक्सेलरेशन? इस टेंजेंट के अलॉन्ग इधर एक फोर्स लग रहा है t प्लस डी टी, और इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस टी, इतना फोर्स प्लस प्लस इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा dmg साइन थीटा। अब कहोगे साइन थीटा क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ 90 डिग्री था, ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और तब ये हमारा, है ना, ये हो जाएगा dmg साइन थीटा। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और वो हम लिखेंगे dm ओमेगा टी। टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ देखो, ये कट गया, ये कट गया। अब अपने पास देखो, ये तो किसी काम का नहीं था, ये वाला हमारे लिए, है ना, इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो मैं इसको दोबारा से दूसरे पेज पे लिखता हूँ। मेरा बनेगा यहाँ पर डी टी प्लस डी एम जी साइन थीटा था शायद, है ना, साइन थीटा था। और क्या था? हाँ, दूसरे साइड में था आपका डी एम जी, नहीं डी एम जी नहीं, डी एम ओमेगा टी, सॉरी, एक मिनट, क्या है, ये था डी एम ओमेगा टी। अब यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इतने दिनों से मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो इतना तो आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब इसके आगे क्या करना है? तो एक काम करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसे इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब यहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुली देखना है। देखिए, मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट लूंगा। देखिए, ये जो अपने पास क्या बोलते हैं चेन था,
मान लो यहाँ पे टेंशन था इस एंड पर, फ्री एंड पर टेंशन था T1, इस पे था T2। अच्छा, टेंशन तो बिल्कुल कंटिन्यूस होगा, मतलब ये इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैं, तो मैं करता हूँ फॉर एंटायर है ना चेन के लिए। अच्छा, एंटायर चेन के लिए अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए DM को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, यहाँ भी लिख दो, पहले लिख दो एंटायर चेन, पहले लिख दो एंटायर चेन। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा था कि एंटायर चेन के लिए देखिए ये वाला तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि फ्री एंड पर टेंशन हमेशा 0 होता है। देखिए फ्री एंड है दोनों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बांधा था इसको छोड़ दिया था, हटा दिया था ना, मतलब रिलीज कर दिया था, तो ये भी 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के बेटा ये वाला 0 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोगों को जानना है। दूसरी बात ये है कि DM को मैं लेमडा DL लिख दूं, है ना, इसको क्या लिखूंगा, लेमडा DL। ये साइन थीटा पहले से था, और DL को मैं ना R से ऐसे डिवाइड कर दूं और यहाँ R से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, G तो पहले से था हमारे पास। तब देखो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, पूरे इंटायर चेंज के लिए थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके L/R के बराबर तक होगा। ये आप पीछे के पिक्चर से दोबारा पॉज करके देख सकते हो। यहाँ चले आओ, यहाँ भी देखो यही बात है, इसमें भी आप लेमडा DL लिखेंगे, ये ओमेगा T, और जब इंटायर लेंथ की बात होगी तो DL जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मतलब L जो है 0 से L तक ही जाएगा। तो ये लिमिट लिखना थोड़ा ढंग से आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, लेमडा तो कांस्टेंट है, ये लेमडा कांस्टेंट है, ये लेमडा कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, ये हो गया डी थीटा तुम्हारा, ये हो गया डी थीटा, R यहाँ बचा रह गया। तो अब यहाँ से अपना बन गया, मैं क्या करूँ, R और G को बाहर कर दूँ, R और G को बाहर कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा साइन का तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से L/R तक जाएगा। और यहाँ तो बेटा देखिए केवल आपका L हो जाएगा। अभी मैं फिर कहूँगा कि ओमेगा T जो है इस मोमेंट पर कांस्टेंट है, क्योंकि L की वैल्यू 0 से L तक बढ़ता है, तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम रह रहा है। तो मैं सिंपली इसको ओमेगा ऐसे T लिख दूँ। अब क्या बचा, अब तो आपको L को सिर्फ इधर ट्रांसपोज कर देना है, ओमेगा T निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो है, अब मैं क्या लिख दूँ, अगले पेज पे जाने से बेहतर है मैं यहीं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका GR/L, और एक बार जब आप इसको रखोगे वैल्यू तो माइनस कॉस L/R, ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस कॉस L/R हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल गया, और हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था कि नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 है। तो अपने चेन के हर एक एलिमेंट का जो फाइनल एक्सेलरेशन हो गया वो यही हो गया बेटा इस पर्टिकुलर मोमेंट पर।